नाज़रीन आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन 9 मई को होने वाले वाक़यात जो कुछ हुआ आप सबके सामने है, उसको लेकर एक JIT का क़याम उसके बाद हुआ ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि क्या हुआ था उस रोज़ कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, नामजद कौन कौन लोग थे वो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक हिस्सा जो उस तफ्तीश का है वो बताया जा रहा है कि उसको मुकम्मल कर लिया गया है और जिम्मेदार जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ठहराया जा रहा है कि जितनी भी तफ्तीश की गई है तमाम जो शवाहिद है वो इसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि वही जिम्मेदार है। ये भी कहा गया कि जिस किस्म के जो शवाहिद वहां पर मौजूद थे, जो सबूत वहां पर मौजूद थे, जो बयानात उनकी तरफ से सामने आए हैं वो उनसे बिल्कुल मुतजाद हैं और वो इस सारे मामले के अंदर मुलविस पाए गए हैं। अगली समाअत जो है वो 8 अगस्त को इस मामले की होगी। ये एक लीगल मैटर है ऑफकोर्स और इसको लेकर बहुत सारे सवालात मैं इस वक्त देख रही हूँ कि फ्लोट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि किसने तफ्तीश जो है मुकम्मल की। जो कुछ सामने आया अगर उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई और किसी को जिम्मेदार भी ठहराया जा चुका है तो फिर फर्दर समाअत की क्या जरूरत है, इसके ऊपर एक्शन क्या होगा, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस चीज को आगे लेके जाने का। तो इन्हीं सभी चीजों पर आज के इस प्रोग्राम में हम भी थोड़ी सी क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे एंड एट द सेम टाइम बात करेंगे जहां पर हम बात करते हैं बहुत सारे मामलात की, माशी सूरत हाल की, इस तरह के इशूज की, वहीं पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नीड ऑफ द आर है। ये भी एक मामला है जो हमेशा डिस्कस किया जाता है और इलेक्शन हो, बर वक्त इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, ये इंश्योर करेंगे इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम को। तो इलेक्शन की आमद भी है, उसकी तैयारी भी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है कि वो उनकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पर असेंबली तहलील होती है तो वो कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर तक इंतखाब करवाया जा सकता है। अगर 1-2 दिन पहले हो जाती है तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम मुकम्मल तैयार हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। निगरान सेटअप का मरहला, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, किस तरह तय पाएगा वो भी कोशिश करूंगी कि आज के इस प्रोग्राम में बात करें। एंड एट द सेम टाइम आखिर में वक्त बचा तो इस पर जरूर बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, सिक्योरिटी कंसर्न जो इस वक्त हमारा है और जब से ये हुकूमत इन प्लेस आई है मुसलसल ये बात कहती हुई पाई गई है कि मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारे खतरात का सामना है। और इस बात का शुरू में हम ये देखते हैं कि इनके मुखालिफिन जो है वो बहुत ज़्यादा रद्द अमल देते थे और ये कहते थे कि कहाँ पर कोई ऐसा मसला है, कौन सी जंग लगी है, जो कि अब सामने नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात में जिस किस्म का इंक्रीज है और राइज है वो खासा अलार्मिंग है। उसके अंदर जाहिर है अफगानिस्तान वाला मामला, ये सभी इशूज जो है इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका सीनियर सियासतदान है शेख फयाजुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गेट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम से सेंटर कामरान मुर्तज़ा सीनियर सियासतदान है, सीनियर कानूनदान है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। ये जो JIT वाला मामला है जो मैंने इब्तदाई में भी कहा, थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि तफ्तीश किसने मुकम्मल की, इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है किस स्टेज पर है और जो कुछ इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि जिम्मेदार करार दे दिया गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो फिर इस वक्त अपने घर में क्या कर रहे हैं सर? अगर कोई जिम्मेदार करार दे दिया जाए तो क्या फिर आगे कोई और लीगल एक्शन नहीं होता? देखिए, इसमें जो मेरे ज़हन में बहुत से मामला आते हैं इस वाक़े के हवाले से, इसकी तफ्तीश के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पे तफ्तीश 14 दिन में मुकम्मल हो जानी चाहिए, मासिवाए इसके कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों। 9 और 10 मई का वाक़या है ये। इसमें अगर 14 दिन प्लस करें तो आपको 24-25 तक इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, ना कि जो है जुलाई के एंड में बैठे हुए हैं और इसमें जो है ना उस वक्त वो कह रहे हैं कि जी तफ्तीश, वो भी मुकम्मल शायद पता नहीं कह रहे, पार्टली वो कह रहे हैं कि जी किसी हद तक मुकम्मल हो गई है, JIT की रिपोर्ट आ गई और बाकी रिमेनिंग जो है ना वो अभी इसके मजीद हिस्से आने होते हैं, वो आ भी सकते हैं, चलान भी इवन जो है ना वो बाद में कंप्लीट इनकम्प्लीट ये सारे कुछ चलता रहता है। मगर ये इतना लंबा किसी मामले का हो जाना और इतने अहम मामले का हो जाना जिसमें तकरीबन 200 जगहों पे इस तरह के वाक़यात हुए और उसके पीछे किसी का कनेक्शन था और जो पकड़े गए थे वो मखसूस एक माइंडसेट के लोग थे, तो इसके बावजूद तो इतना डिले होना जो है वो मैं समझता हूँ कि ये तफ्तीश की नाकामी, तफ्तीश की अगर नाकामी है तो इसकी जिम्मेदारी मैं गवर्नमेंट पे डालूंगा, जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, और उसके बाद जो है ना फिर अदालतों की नाकामी या आपकी जुडिशल सिस्टम की नाकामी कि इतना अहम मामला हो जाए। आप छोटे छोटे मामला को जो है सो मोटो में ले लेते हैं, आप छोटे छोटे मामला को किस तरह से उसको जो है फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं और इस तरह के मामला को आज तक फास्ट ट्रैक पे नहीं डाला जा सका। ये तो अब तक जो कुछ होना था वो हो चुका होता, कम अज कम ट्रायल की स्टेज तक, मगर नहीं हो पाया। तो मैं इसको डिले को जो है वो अपने जुडिशल सिस्टम के हवाले से, जो कि पहले जो है बहुत नीचे है दुनिया के उसमें ग्राफ में,
और प्रोसिक्यूशन के हवाले से जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग ख्याल करता हूँ। बहुत डैमेजिंग ख्याल करते हैं। फ़याज़ुद्दीन साहब, सर ये तफ्तीश की नाकामी अगर है तो सर कह रहे हैं कामरान साहब कि फिर ये हुकूमत की नाकामी कहीं ना कहीं कंसिडर होगी। इस मसले को बहुत लाइट नहीं लिया गया। सर ने सही बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं कि ये तो बहुत पहले तक मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, बजाय आज हम बैठे हैं और 8 अगस्त की तारीख के ऊपर अब मजीद डिस्कशन हो रही है कि दोबारा इसकी समाअत होगी और फिर देखा जाएगा। और एक हिस्सा मुकम्मल करने के बाद, ये ऐलान करने के बाद कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिम्मेदार करार पाए हैं, अभी भी वो कह रहे हैं हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें हैंड ओवर किया जाए, अरेस्ट किया जाए। मैं कामरान भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि हुकूमत ने अपने जो फ़राइज़ हैं उसे बाहसन तरीके पर पूरा किया है, और जो लोग इस मामले में 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे प्रैक्टिकली, वो 102 बंदे इस वक्त भी हिरासत में हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं वो अभी आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है अंडर ट्रायल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के साथ ही उनके खिलाफ फौजी अदालतों में या दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात की समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मंसूबा साज थे उनके खिलाफ यकीनन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में देर हुई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हुकूमत चाहती है कि उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना आए कि जिससे ये तासुर पैदा हो कि हुकूमत कोई किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन जो मंसूबा साज है इनके खिलाफ मुझे यकीन है कि जो भी मुमकिन कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो की जाएगी, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम भी हो सके और सदेबाब भी हो सके। पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई स्याह दिन था 9 मई, जब पहली दफ़ा किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए गए, शोहदा की यादगारों को ताराज किया गया, और MM आलम की जो वो जहाज़ था जो एक हमारे लिए फ़ख्र का निशान था उसको आग लगाई गई। इन सब वाक़यात को इंशाअल्लाह अदालतों में भी साबित भी किया जाएगा, और इनके जो पीछे मुल्ज़म हैं और मंसूबा साज है उन सब को करार वाकई सजा दी जाएगी। आप कहते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर किस तरीके से देखते हैं? JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली, रिपोर्ट जमा करा दी, रिपोर्ट के तहत जो ऐलान किया गया या बताया गया मीडिया को, वो ये बताया गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार करार पा दिए गए। अब इसके बाद फर्दर अगर आप आगे इस हेयरिंग को देखें और मामले को देखें तो ये कहा गया कि 8 अगस्त को दोबारा हेयरिंग होगी, वो आएँ अपने वकील के साथ दलाइल पेश करें, और ये भी फिर कहा गया कि अरेस्ट दे दी जाए क्योंकि हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। कुछ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें रिकवर करना चाहते हैं। तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जो मुकम्मल होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉइंट टीम्स बनाई जाती हैं, और उनकी इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि इतने महीनों में मुकम्मल नहीं है, वो मजीद वक्त मांगते हैं। तो आम इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल होगा? जो हमारे तफ्तीशी इदारे हैं वो आम लोगों की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते होंगे, और फिर उसके बाद ये जो निज़ाम अदल है ये कैसा चल रहा है? ये वो एक सवालिया निशान है जो आम आदमी के हकूक से जुड़ा हुआ है, और जिसके ऊपर शायद बहुत लोगों की JIT को इसके ऊपर बड़ी तंदरी से काम करना चाहिए था। और देखिए जितनी देर अगर इसमें लगेगी, 9 मई का ये वाकया और अगस्त में हम दाखिल हो रहे हैं, 2.5 महीने के करीब वक्त गुजर चुका है। अब जितना आप इसे डिले करेंगे, हालांकि ये तो सारे सबूत सामने थे, सारा प्रोपेगेंडा सामने था, एक अरसे से सारी तकरीरें सामने थी, वो जो लोग अरेस्ट किए गए उनका ताल्लुक तक छुप छुपा के बात की जाएगी, कितनी देर तक ऐसे बात की जाएगी? मैं समझता हूँ अब जिस पे भी इल्जाम था, ये जो भी पसे पर्दा इसके मौजूद था, मास्टरमाइंड था, उसका ऐलान बाकायदा तौर पे JIT को कर देना चाहिए था। और जितना आप इसे लिंगर ऑन करेंगे, शकूक शुबात पैदा होंगे, जो कि PTI का वतीरा रहा है कि वो हर चीज को, भले वो कुछ भी नहीं, उसके बाद वो मुल्की इदारों के ऊपर और अपने मुखालिफिन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो इस मामले की तफ्तीश जिस तेजी से होनी चाहिए थी शायद उस तेजी से नहीं हुई है, लेकिन अब भी तवक्को की गई है कि जल्द से जल्द इसे मुकम्मल करके और इस प्रोसेस से निकला जाए। अब मामला और तरफ जा रहे हैं, अब इलेक्शन हैं, और इससे तो अब कानून को हरकत में आके अब तक मेरे ख्याल से 2.5 महीने हो गए। इतना बड़ा जुर्म सारे मान गए, इवन के वो सियासी जमात जो इसकी मर्तकब हुई है वो भी कहती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, फला है, ये फला ने ना किया हो। तो मानते सब है कि ये बुरा हुआ है और एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले मुआफी है, लेकिन अगर ऐसा जुर्म सरजद हुआ है
और उसके बारे में भी अभी शुरुआत में गुफ्तगू हो तो क्लैरिटी ना प्लीज। मैं समझता हूँ अब इलेक्शन है, इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, इस गवर्नमेंट का भी और चंद दिन बाकी हैं। अब ये मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द होंगे। शायद हुकूमत, सियासी हुकूमत भी कहीं ना कहीं ये चाहती है, मेरा अंदाजा है कि वो चाहती है कि हम अपने सियासी मुखालिफ को किसी किस्म का कैदोबंद में न डालेंगे, ऐसा ना करें। और फिर उनकी भी फेवर में एक इदारा है या उसके चीफ हैं, वो भी उसके साथ खड़े हैं, जिस तरह के उन्होंने हमेशा से उनकी पुष्पनाई और लोग तो उन्हें सहूलतकार कहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सी वजूहात है, लेकिन बहरहाल अब इसका गुफ्तगू से बढ़ के अब फैसला हो जाना चाहिए। बहुत सारे मामलात में ऐसा लगता है बैरिस्टर साहब के शायद गुफ्तगू ही जो है वो हो रही है। मैं शेख साहब आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। सर, इतने बड़े नेशनल कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर अगर हमारी ये स्पीड है इंसाफ को पहुंचाने की और इंसाफ करने की, तो वो जो बात अभी बैरिस्टर साहब करते हैं वो बड़ी दुरुस्त है कि एक आम पाकिस्तानी जब इंसाफ लेने जाता है तो ये तो फिर हमारे लिए बहुत एक लम्हा फिक्रिया नहीं है सर कि उसको कैसे इंसाफ मिलता होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ इसके ऊपर कंसेंसस है इस वक्त इस मुल्क में कि हमारे मुल्क का एक स्याह बाब है, लेकिन प्रेपरेटर्स चाहे वो 120 लोग हिरासत में है, वो कैसे इन्वेस्ट होंगे या कैसे उनको सजा मिलेगी, उस तरीके पे भी अभी तक इख्तिलाफ जारी है। मास्टरमाइंड्स का मामला भी आपके सामने है। बीबी, आपको भी पता है कि बाज़ इदारों में इन लोगों के सहूलतकार मौजूद हैं और पीटीआई खुद भी ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इसे डिले किया जाए ताकि इंसाफ के हसूल में देर हो जाए। लेकिन इंसाफ के हसूल में देर ज़रूर हो सकती है और शायद हो भी गई है, लेकिन इंशाअल्लाह इंसाफ होगा भी सही और होता नजर आएगा भी। वो इंतकामी कार्रवाई जो साबका दौर में होती थी कि 3-3 महीने 90 दिन आप जुडिशल रिमांड में बंदों को रखते थे और 2-2 साल जेल में रखते थे और जमानतें नहीं होती थी, ऐसा नहीं होगा। अब वो होगा जो कानून आइन के मुताबिक होगा और बुनियादी इंसानी हकूक को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नहीं, लेकिन सर इसमें सवाल देखे ना, एक तो ये JIT वाला मामला ये आज सामने आया, 9 मई वाला इशू है। दूसरा वो साइफर वाला इशू, अगेन एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कुछ आके कहा है वो अगर आपने देखा है तो ऑफ कोर्स यू नो के वो बात भी अब कहाँ जा रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरफ बात जा रही है। फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब वाला, उसमें भी आजम खान ने आज जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी है। एक एक करके तोशाखाना वाला मामला भी आपके सामने, एक एक करके इतना पाइलअप हो गया सारा कुछ, लेकिन अभी तक भी वो जो कहते हैं ना कि कानून का हाथ डलना, वो डलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीबी बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। इतने इल्जामात हैं जो कि हकायक पर भी मबनी हैं, वो किस किस से भागेंगे। डिले करने के जो टैक्टिक्स हैं कब तक वो इस्तेमाल करेंगे। यकीनन उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा और इंसाफ अपना अपना रास्ता खुद बनाएगा। और आप देख लेंगे कि बहुत जल्द जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं वो पाबंद सलासल भी होंगे और अगर वो उनके खिलाफ ठोस सबूत जो कि मौजूद हैं पेश किए जाएंगे और अदालतों से उनको सजा भी होगी। बहुत बड़ा मसला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मसला है, जिसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना है या ATC कोर्ट्स में होना है। जैसे ये फैसला होता है, और मुझे लगता है कि अगर फैसले में कोई डिले भी हो गई, लेकिन कानून अपना रास्ता इस दौरान बना लेगा और इसके पीछे जो भी लोग हैं, ख्वाह मंसूबा साज हैं या वो जो अमली तौर पर इसमें शामिल हैं, वो सब कानून के कटहरे में लाए जाएंगे और उनकी जो फेट है वो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आपके सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही। सर, ये इशू अगर हम इसको ऑल राउंड इसको देखें और इस पर बात करें, अभी आपने भी बात की, सब लोग इस बात के ऊपर किसी का डिसएग्रीमेंट ही नहीं है कि ये मसला एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। और बहुत सारे सीनियर लोग हमारे प्रोग्राम्स में आके ये कहते हैं कि अगर PTV पर हमला हुआ था उस वक्त हमने जो है वो कुछ कर लिया होता, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ, धरना जिस तरह हुआ, तो यहाँ तक बात ही ना पहुँचती। आपको नहीं लगता कि अब 9 मई को भी जो कुछ वो कर बैठे हैं और जिस तरीके से उनको ट्रीट और डील किया जा रहा है, ये मामला फिर दोबारा कभी इसी नहज को जाएंगे? क्योंकि हम बड़े स्लो दिखाई दे रहे हैं। 120 लोग ज़ेरे हिरासत हैं, लेकिन वो कैसे ट्राई होंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वो भी आपके सामने, थोड़ा सा उसकी भी वजाहत कर दें कि वो आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरा मामला भी है मास्टरमाइंड वाला, वो भी आप ऑलरेडी खुद कह चुके हैं ऑल्दो, लेकिन क्यों इतना स्लो है? देखिए, PTV एक रियासती अदारा था ना जी, या है जी। तो इस रियासत होने के बावजूद, इस पे हमला होने के बावजूद, उसके ऊपर जो मुल्ज़िमान थे उनका मालूम होने के बावजूद, फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ? सहूलतकारी की गई ना। वो अदालत में जब मामला आया तो स्टेट की तरफ से, जब इनकी तरफ से एप्लीकेशन आई इक्विटल की, तो स्टेट की तरफ से कंसीड कर दिया गया, रियासत ने कंसीड किया और इस तरह से वो इक्विट हो गए।
तो जब एक माजी की एक तारीख मौजूद है कि रियासत जो है वो या रियासत का कोई हिस्सा या रियासत का कोई अदारा जो है वो इस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है और उसके नतीजे में वही अमल है वो ये जरा बड़े पैमाने पे दोहराया गया, वरना पीटीवी जो है ना वो भी रियासती अदारा होता है और बाकी भी रियासती अदारे हैं जिन पे अभी हमला हुआ है। उस वक्त 2-4 जगहों पे हमले हुए थे, अभी 200 जगहों पे हमले हुए हैं। तो वही जो है ना वो उसका कैनवस जो है वो बड़ा हो गया और उसके बाद उस कैनवस पे आप पुराने कैनवस पे देखिए, पार्लियामान पे हमला था, पीटीवी पे हमला था, सारे रियासती अदारे थे। उसका नतीजा जो है इक्विटल की सूरत में निकला और इक्विटल जो है वो कंसेशन की सूरत में दी गई। एक रियासत ने कंसीड किया कि जब दरखास्त आई, हालांकि उसमें इस बात पे इंतजार किया जा रहा है कि कोई ऐसा वक्त जो है वो आ जाए जिसमें अगेन कोई कंसेशन दी जाए और इसी तरह से उसको जो है कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेला जा रहा है। उसने उसको पास दिया, उसने उसको पास दिया और हम जो है वो हमसे मुराद हुकूमत और हम सारे हम इसमें सहूलतकारी समझ लीजिए, सहूलतकारी कर रहे हैं कि जी ठीक है। ये अगर बात जो है इस बात पे रखनी है कि जी उसको बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो बकरे की माँ जो है वो पहले भी खैर मना चुकी है, पहले भी उसके खिलाफ नहीं चलता, पहले भी वो आपके घर पे आपकी जो जमहूरियत के घर पे जो ना वो हमला कर लिया। जो पीटीवी इस्लामाबाद की इमारत है उस पे हमला कर लिया, उसमें 1-2 लोग मारे भी गए थे और वो ऐसे असले से मारे गए थे जो असला जो है वो आमतौर पे आम लोगों के पास नहीं होता था। तो अब भी जो है ये सरकारी जो हुई है ये सारा कुछ 200 जगह पे हमला हुआ है। अगर इसने इतना डिले होना है तो आपको क्रिमिनल केस चूंकि हम चलाते हैं, हमें पता है जब क्रिमिनल केस जब उसमें मामला डिले होते हैं तो वो उसकी जो एविडेंस है वो सारी जो है वो खत्म हो जाती है। हर चीज जो 2 दिन के बाद जो स्टेटमेंट आएगा उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो 2 मिनट के बाद आएगा, 2 घंटे के बाद आएगा। तो ये केस तबाह हो रहा है और तबाह किया जा रहा है और फिर आप कहें कि इसमें जो ना वो खैर नहीं मनाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि ये सारी जो है ना ये सारा कुछ मैनिपुलेट हो रहा है खैर मनाने के लिए। अच्छा, मैं बिफोर आई गो टू बैरिस्टर साहब, सेनेटर साहब थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दीजिए। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है कि ट्रायल होगा नहीं होगा, हुक्म इम्तना की दरखास्त आज भी मुस्तरद कर दी गई ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, ये मामला किस तरफ जा रहा है? वो ये कहते हैं कि जी जब केस चलेगा तो फिर हुक्म इम्तना देना है कि नहीं देना उसका सवाल पैदा हो गया। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हुए उनको किसी भी किस्म की दिमागी या जिस्मानी अजियत का वो शिकार नहीं होने चाहिए। बाकी मुल्क में उन्होंने कहा मार्शल लॉ थोड़ी है, कोई मसला होगा तो हम देख लेंगे उसी वक्त। देखिए ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ स्टे रिजेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप जो ना इसमें प्रोसीड ना करिए। तो हाँ, भाई इससे बेहतर ये था कि ये दे देते हैं। ये कहा कुछ जा रहा है, ये कॉल और फेल क्या होता है? जुबानी आप कह रहे हैं और अमल आप कुछ कर रहे हैं, तो बस इतना ही मेरा ख्याल है। नहीं तो इस वक्त फिर हमारा नहीं, इस वक्त लीगल स्टैंडिंग क्या है? कोर्ट ने अगर ये आज के हेयरिंग का अगर ये अहवाल है तो क्या ट्रायल का आगाज हो सकता है, नहीं हो सकता? मैं तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड पता करना चाहती हूँ कि क्या है फिर इस मसले में। स्पीकिंग कि इस पे ट्रायल हो सकता है, मगर इससे पहले भी जो है ना वो उन्होंने कहा था कि हमें तवक्को है कि जी आप केस नहीं चलाएंगे। तो आप उनकी तवक्को पे पूरे उतरे हैं। यानी हम सारे जो जिसने इस्तगासा जो हम प्रोसिक्यूशन थे जिन्होंने करनी थी, हम तवक्को पे बिल्कुल पूरे उतरे हैं। 100% नहीं 1000% कि हमने वो केस प्रोसीड नहीं किया। अब उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, फिर उन्होंने कहा साथ ही कह दिया कि कौन सा केस प्रोसीड हो रहा है। पहले वो कह चुके हैं कि प्रोसीड नहीं करना, मुलाकातें भी दें, बिल्कुल दें, सब कुछ दें, सारे उनको हकूक दें, मगर बात यह है कि जिसने किया है उसको जो है ना वो अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था। जब आप 200 जगह पे हमले के केस को कंक्लूड नहीं कर सकते 60 दिन के अंदर या 60 से भी ज्यादा दिनों के अंदर, तो ये आपका इंसाफ, आपके निजाम इंसाफ पे एक उंगली उठी हुई है, बल्कि 1 लाख उंगलियां उठी हुई है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर साइफर वाला मामला वो भी हमारे सामने है। सर एक तो ये भी कहिएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बड़ी बात हो रही है कि वो लागू हो सकता है। यहाँ जो सीधी सीधी इन्वेस्टिगेशंस में नाम आ रहा है वहां पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये सारा तो बहुत दूर की बात है। क्यों सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है सारा निजाम? या तो आइदर वे ये कह दीजिए कि वो उनके ऊपर हाथ नहीं डल सकता या वो बरी हैं, वो कसूरवार ही नहीं है, तो ये मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब सारी उंगलियां उनकी तरफ पॉइंट भी करती हैं और फिर कोई एक्शन भी नहीं होता, तो फिर तो सवाल बनता है ना सर। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ और जो सेनेटर साहब ने बात की है वो भी बजा फरमा रहे थे। बात ये है कि मैंने पहले भी यही अर्ज की थी कि जितनी देर तक सिर्फ आप गुफ्तगू करते जाएंगे, ये फिक्रा कहने के लिए नहीं होता कि हम करार वाकई सजा देंगे, कानून हरकत में आएगा, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये मुहावरे इस्तेमाल करने से मेरे ख्याल से सिर्फ कानून कमजोर होता है।
अगर कानून मजबूत हो और कानून के हाथ लंबे हों तो ये कहने की जरूरत पेश नहीं आती। कानून करके दिखाता है, और कानून होता भी वही तगड़ा है जो इम्प्लीमेंट हो। सिर्फ अल्फाज के अंदर महज लफाजी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून कानून नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये भी बात दुरुस्त है कि कोई तो है जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, कोई तो है जो उनका वेलविशर है, जो उन्हें गुड टू सी यू कहता है, बेस्ट ऑफ लक कहता है, कॉफी पिए, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं और घर चले जाएं। तो निज़ाम के अंदर कोई ऐसे भी सहूलतकार हैं जो किसी को चाहते हैं कि उसे आइन से, कानून से मावरा रखा जाए। अच्छा, ये शौक आप भले अपनाते रहें, लेकिन इसका रियासत के ऊपर क्या तासुर आएगा? मैं जो आज तक समझता हूँ कि 2014 से ये सिलसिला शुरू है। आपने पीटीवी का तस्करा किया जी। रेडियो पाकिस्तान के साथ, अब जो हो गया 200 एरियाज में जो कुछ हो गया, आपके दिफाई इदारे की अलामतों के साथ जो सलूक हो गया। अच्छा, फिर ये 25 मई 2022 को जो कुछ इस्लामाबाद में हो गया, रोका नहीं गया। फिर 9 मई में बहुत कुछ हो गया। अच्छा, महज 120 लोग गिरफ्तार हैं, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उनके लिए कैसे होगा ट्रायल, कौन कर रहा है, ये तो नहीं कहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं हो जाएगा। देखिए, अदालतें ये चीज तो देखें, लेकिन क्या अभी तक हमारी किसी भी अदालत ने किसी भी सतह के ऊपर 9 मई के वाकये के खिलाफ कोई फैसला किया है या उसके ऊपर कोई बात की है? हमारी ये जजेस फैसलों में तो बोलते नहीं है, इल्ला माशाल्लाह, वो तो हमेशा टिकर्स में बोलते हैं, और बड़ी बड़ी फिर तो अपनी बातें, मैं तो सबको गुड टू सी यू कहता हूँ। और ये जस्टिस इफ्तिखार से काम शुरू है कि अपने टिकर्स के जरिए बोलने का। आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं मीडिया के, उन्हें टिकर्स दिए जाते हैं कि एक आदिल चीफ जस्टिस बैठा है, और ऐसे टिकर्स चल रहे हैं। अच्छा, उन टिकर्स के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं आई है अभी तक, कानून और फैसला तो दूर रखें, टिकर्स में भी ऐसी बात नहीं आई है कि 9 मई का वाकया बड़ा बुरा था, या हमारा निज़ाम अदल उसे कंडेम करता है, या उसके बारे में वो सेंसिटिव है, कंडेम करे तो कहा, ये तो कहा, ये तो मेरी नजर से गुजरा है कि जी बड़ा संगीन मामला था। जब इस तरह के उसकी संगीनी का एतराफ किया है ऑनरेबल कोर्ट ने। संजीदा मामला होना तो कोई बात नहीं है। हाँ। ये तो कोई बात ही संजीदगी नहीं। देखिए, संजीदा क्या है? संजीदा तो ये है महज एक मुस्कुराहट या एक कहकहा संजीदगी को खत्म कर देता है। संजीदा मामला नहीं था ये पकिस्तान के साथ सरकशी थी, और इसका पूरा मैं बारहा कहता हूं कि 9 मई को 9 मई की ऐनक में मत देखिए। पीछे एक 10 साल ट्रेनिंग है, एक रवैया है, एक पॉइंट सर, इजाजत दें, मैं जरा शेख साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। बेसिकली एक कंसेंसस है, बेसिकली यहाँ मेरे पैनल में कंसेंसस है कि ये सुस्त रवि का शिकार है और आइन से मावरा। जी, मैं जरा शेख साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाएं शेख साहब। एक तो इलेक्शन की बात, निगरान सेटअप की बात, मैं उसकी तरफ तो आती हूँ, लेकिन ये असेंबली तहलील करने का मामला, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहस मैं देख रही हूँ कि की जा रही है कि 12 अगस्त को करेंगे या 2 दिन पहले करेंगे, क्या 60 दिन का निगरान सेटअप सूट करता है या 90 दिन का निगरान सेटअप सूट करता है। अब बहुत से तजियाकार और कहने और लिखने वाले ये कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कैंपेन के लिए ज्यादा वक्त चाहते हैं, तो शायद आप लोग पहले 2 दिन तहलील कर देंगे। तो कुछ इस तरह का फैसला कहीं हुआ है सर अभी? मैं इलेक्शन की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं निज़ाम अदल पे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि बैरिस्टर साहब ने इशारा किया है कि निज़ाम अदल की तरफ उंगली उठ रही है। मैं कहता हूँ उंगली नहीं उठ रही, दोनों हाथों की 10 उंगलियां उठ रही हैं। और आने वाली पार्लियामेंट को यकीनन इस मामले में गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारा निज़ाम अदल जो है वो फरसूदा हो चुका है, और उसको दुरुस्त करने के लिए पार्लियामेंट को इक़दामात उठाने भी होंगे और कानून साजी भी करनी होगी। जहाँ तक सुस्त रवि का ताल्लुक है, आपको भी पता है कि साइफर का जो मामला है उसका स्टे हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, और वो पिछले 2 दिन पहले ही उन्होंने वो स्टे खारिज किया है, और उसके साथ ही साइफर पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और बहुत जल्द आप इसे देखेंगे कि सीक्रेट एक्ट के तहत या जो भी कानून लगता होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके जो मुर्तकिब लोग हैं उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। ये किसी सियासी जमात पे हमला नहीं है, ये रियासत पे हमला है, ये रियासत के मफादात पे हमला है। और अगर हम रियासत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे अपने इदारे, तो फिर तो ये एक लाकानूनियत और दहशतगर्दी की फिजा पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। मैं अब इलेक्शन की तरफ आता हूँ। इलेक्शन ने होना है,
60 दिन बाद हों या 90 दिन बाद हों, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अपने वक्त पे इलेक्शन ने होना है। उसके लिए तैयारियों के लिए ज़रूर इलेक्शन कमीशन को भी 40-45 दिन चाहिए होते हैं कम अज़ कम, और अगर ज्यादा दिन चाहिए होंगे तो फिर 90 दिन के भी इलेक्शन जा 12 सकता है। अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं जी कि 12 को हम करा सकते हैं इलेक्शन। बिल्कुल करा सकते हैं, वो उसमें उनको 60 दिन मिल जाते हैं ना बीबी, तो उनको वैसे अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए नॉमिनेशंस पेपर, इतराज़ात और उन पे अपीलों, ये सारा 45 दिन का प्रोसीजर है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त पे इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अवाम इस दफ़ा वो फैसला करेंगे जो मुल्क, कौम और रियासत के मफाद में होगा। किसी दहशतगर्द तंजीम को, किसी ऐसे तंजीम को जो मुल्क के मफादात के खिलाफ हो, या वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हो या पाकिस्तान की माशियत को दलदल में धकेलना चाहते हो, ऐसी किसी पार्टी को अवाम आने की इजाज़त नहीं देंगे और वोट की ताकत से इनको शिकस्त दी वो जाएगी। जब इलेक्शन होगा तब देखेंगे। ऐसे केयर टेकर सेटअप हमेशा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी का हम देखते हैं शिकार हो ही जाया करता है, लेकिन इस दफा सूरत हाल थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि पहले हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मामला जो है वो ठन जाया करता था कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इस दफा मेजर जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो सारी आप ही के साथ एक ही तरफ बैठी हुई हैं, सबको राजी करना मुमकिन होगा? ये बहुत मुश्किल मरहला नहीं है सर? नहीं, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह कंसेंसस इस पे इन्वॉल्व कर जाएगा और मुत्तफिका तौर पर किसी पार्टी को, माँ सिवाय एक पार्टी जो हमारे साथ बैठना, किसी भी सियासी पार्टी के साथ बैठना ही नहीं चाहती, वो तो इदारों के साथ बैठना चाहती है। अगर वो भी बैठना चाहती तो कोशिश नहीं, तो उनका तो वैसे स्टेक है सिस्टम में इस वक्त के, क्योंकि इसका तरीका तो बड़ा वाज़ेह तौर पे गिवन है आइन के अंदर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। तो वो तो क्या भी है ही नहीं सिस्टम में? तो नहीं, सिस्टम में ना हो, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी थी, इसमें उनको दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। वो सियासी जमातों के साथ बैठना ही नहीं चाहते, ना वो सियासी जमात का हिस्सा बनना, अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही वो सियासी अमल से आए हैं, उनको लाया गया था। वो अभी फिर वही कंधा ढूंढना चाहते हैं जो उनको नहीं मिल रहा। और आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन जो होंगे वो पाकिस्तान की सीमत को एक दुरुस्त समित में ले जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ फिर वो 2017 और 18 का पाकिस्तान बन जाएगा, जब पाकिस्तान को दुनिया की माशियत में 27 उसमें डिग्री में जाना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग थे और जो भी उसके पीछे पार्टियां थी या जो भी इदारे थे, उन्होंने उसको डीरेल कर दिया और हम एक बार फिर माशी दलदल में फंस गए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे और माशियत भी अपनी सही डगर पे चल जाएगी, चल पड़ेगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ये जो मरहला है निगरान सेटअप को लेके आने वाला, ये हो जाएगा खुश असलूबी से तय? इसको लेके बड़ी क्या असर आई हैं इसके इर्द गिर्द के? आप लोग कैसे, आप सब लोग एक ही तरफ बैठे हैं, सबका अपना अपना कोई एक माइंड है और जाहिर है सब अलग सियासी जमातें हैं, अपनी सोच अपना विजन होता है, सबको साथ लेके क्या आप लोग कंसेंसस सबसे पहले तो अपने ही सर्कल के अंदर, अपने ही कैंप के अंदर इवॉल्व कर सकेंगे? एक बात। और सर दूसरी बात, थोड़ा सा इंतखाबी इस्लाहात पर भी कमेंट कर दीजिए। अब आजकल हम ये लफ्ज़ बहुत सुन रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म हो रहा है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा देर हो गई रिफॉर्म करने के लिए? अब ये दो तीन चीजें जो है ना, पहली बात तो ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो दुनिया के जमहूरी माशरों में शायद इसका हमने शायद तजर्बा किया या किधर एक आध जगह पे और कहीं पे अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत जगहों पे जो है ना वो केयर टेकर सेटअप होता है। दुनिया में होता ये है कि इलेक्शन कमीशन आपका इतना बाइख्तियार होता है, इतना ताकतवर होता है कि आपको केयर टेकर सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। और जब केयर टेकर सेटअप के नाम पे जो कुछ बेईमानी या जो कुछ हम शुरू कर देते हैं, जो कोई गड़बड़ शुरू होती है और जिन लोगों को अकोमोडेट किया जाता है और जिन लोगों को जो है ना वो निज़ाम चलाने का जो है कोई तजर्बा नहीं होता, उनको हम ले आते हैं और उनके हवाले 60 दिन या 90 दिन कर देते हैं, तो फिर इसमें जो है ना ये गड़बड़ भी जो है मेरा ख्याल है ये ख़त्म होनी चाहिए। मेरा इसमें अब लोग इस वक्त दस्तूरी तकाजा है, मगर इस आने वाली पार्लियामान को ये देखना चाहिए कि जो सिस्टम है, जो इलेक्ट होके आए हैं वो उस वक्त तक कंटिन्यू करें जिस वक्त तक नया सेटअप ना आ जाए, और उस दौरान आपको इलेक्शन कमीशन को इस हद तक ठीक करना होगा कि मामला जो है ना उसमें लोग उन पर ट्रस्ट करें और उस ट्रस्ट के नतीजे में जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आए उस पर लोगों का एतमाद हो। दूसरी बात आपने कहा कि दूसरी बात आप क्या पूछ रही थी? सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही थी कि अभी बार बार ये बात सुनने को मिल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब फिर शॉर्ट ऑन टाइम इसमें लेट हुआ है, मगर हुआ ऐसा है कि सेनेट की अपनी कमेटी थी, वो भी इस पे प्रोसीड कर रही थी, अपना ताज हैदर साहब की उसमें हेड कर रहे, और उसी तरह से नेशनल असेंबली में
और ये काम तकरीबन जो है ना वो सेनेट और नेशनल असेंबली की हद तक जो है मुकम्मल हुआ था। अब जो है ना कोई इकट्ठी कमेटी बनाई है, इसका बेस जो है वो मजीद वसी किया है, यानी इसमें कोशिश की गई है कि तमाम तर पार्टियां जो है इसके अंदर इंटर हो जाए और जिनका जो भी एतराज हो वो निकल जाए। इसमें आप देखिए कि पीटीआई की तरफ से अली जफर साहब भी मौजूद है और अली जफर साहब का भी कोई एतराज नहीं आया, कोई ऐसी डिस्प्यूटेड जो है वो अमेंडमेंट नहीं आई है जिसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। वैसे भी कल या आज तक आ जाना चाहिए था वो जो उसमें अमेंडमेंट्स हमने किए हैं, कल तक ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएंगी। आप दोनों को मिला के देखेंगे, आप मुमकिन है कि ये इतराज तो हो कि बहुत अच्छी अमेंडमेंट जो है ना और भी हो सकती थी, मगर जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें आपको नजर आएगा कि वो उसमें उसकी नीयत के जो इलेक्शन हो वो फेयर हो, फ्री हो और किसी का एतराज ना रहे। इसमें गुंजाइश मजीद भी होती है, वो गुंजाइश कल निकाल सकते हैं कल आने वाले, मगर हमने इसको बहुत बेहतर बनाया है और ये कल परसों तक आपके सामने हर चीज स्टेबल हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर एक डिबेट इलेक्शन आने वाले को लेकर ये सेंसस मर्दमशुमारी के हवाले से भी है कि पुराना सेंसस फॉलो किया जाएगा, जो कि अभी तक हुकूमत की तरफ से तो यही कहा गया कि पुरानी हल्का बंदियां, पुराना मर्दमशुमारी का जो रिकॉर्ड है वही, क्योंकि ये नया एक पूरा पेंडोरास बॉक्स है जो कि खोलना इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ऑफकोर्स एक कंसर्न ये है कि मर्दमशुमारी का एक अमल उसका आगाज हुआ था, वो कहाँ तक पहुंचा उस पर भी कोई खास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये है कि नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां, ताकि जो आबादी है वो ठीक से काउंट तो हो। और ये ज्यादा एतराज कराची से, आपको पता है, और सिंध से बहुत ज्यादा ही आवाज उठाई जा रही है। तो डू यू थिंक ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसको लेकर कोई मसला हो सकता है? जी, बहुत से आईनी तकाजे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार रहा है पिछले अगर मैं 5 साल भी कहूँ जब से ये असेंबली थी, तो उसकी वजह से बहुत से आईनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। अब अगर उन आईनी तकाजों को पूरा करने की तरफ जाएंगी तो जो बहुत बुनियादी चीज है, जो इंतखाबात हैं, वो इल्तवा का शिकार होंगे, और उन्हें जितना आप इल्तवा का शिकार करेंगे पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि आप मजीद किसी गैर सियासी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान को छोड़ेंगे। तो इस हुकूमत ने और इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को खराब करते हुए भी एक ऐसी स्टेबिलिटी दी है इकोनॉमिक कि आप एक बड़ी एक्सरसाइज जिन्हें के जनरल इलेक्शंस कहते हैं 6, 7, 8 माह के लिए आप जा सकते हैं, मुल्क के आज डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है, लेकिन आप इसे बहुत ज्यादा तूल नहीं दे सकते हैं इस मुद्दत को, या गैर सियासी हुकूमत के साथ आप नहीं चल सकते। तो मैं समझता हूँ क्योंकि तो फौरी तौर पर आपको आइन तकाजों के तहत वो 60 डेज बनते हैं या 90 डेज बनते हैं, जिस सूरत में भी असेंबली जाती है। तो उसके बाद फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। बहुत से सवाल उठते हैं, देखिए आइन इसीलिए होते हैं और इसमें तरमीम का तरीकाकार इसीलिए होता है कि अगर कोई आइन बनता है, उसमें तरमीम होती है, तो उसे मजीद बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद होती है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इलेक्शन रिग्ड रहे, जिसके लिए निगरान हुकूमतों का एक तस्वुर आया। अब निगरान हुकूमतों के अंदर कुछ ऐसे लोग न्यूट्रल ढूंढते ढूंढते हमने बहुत से गैर सियासी, और मैं समझता हूँ कई दफा नाअहल लोग भी निगरान हुकूमतें उनके हवाले कर दी, जिससे मुल्क इलेक्शन तो फिर क्या होने से मुल्क को भी नुकसान होने लगा 3, 4, 5 महीने अगर उनके पास मुल्क जाता है। तो मैं समझता हूँ अब इससे भी गौर करना होगा अगली असेंबली को, कम से कम क्या हम असेंबली के अंदर से कोई मेंबर असेंबली ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसके 3 महीने जिसके मुल्क जिसके हवाले कर दिया जाए और उसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अगर सारी पार्टियां मिलकर बैठे कि स्पीकर एक ऐसा ले आया जाए जो 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हो, तमाम पार्टियां उसकी सपोर्ट करे, और वो स्पीकर तो मौजूद होता है, असेंबली भी मौजूद रहे, और उसी स्पीकर को प्राइम मिनिस्टर के निगरान के इख्तियार दे दिए जाएं और वो एक गैर जानिबदार कैबिनेट बनाए उसी असेंबली के अंदर से सियासतदानों के ऊपर से, और कुछ वो भले बशीर की सूरत में टेक्नोक्रेट्स ले ले। तो मैं कहता हूँ बहुत से तरीकाकार हैं जो कि बेहतर हैं, क्योंकि मुल्क को बहरहाल रन जो करेंगे वो पॉलिटिकल माइंड ही करेगा, पॉलिटिकल विजडम ही करेगा। ब्यूरोक्रेट्स तो पहले से मौजूद होते हैं, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, जजेस का ये काम नहीं है और भी किसी प्रोफेशन का ये काम नहीं है। देखिए इसमें फॉरेन अफेयर्स भी देखनी है आपने, इंटरनल सिक्योरिटी भी देखनी है आपने, पाकिस्तान के तमाम कौमियतों को साथ लेकर भी चलना है, इकाइयों की भी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये तो एक दिन भी बहुत मुश्किल है, 90 दिन आप कैसे किसी ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं? तो मैं समझता हूँ एक तो निगरान हुकूमत मुझे कोई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने पहले भी किया है, अब भी कर लेंगी,
लेकिन इस दफा गौर ये करना चाहिए कि ऐसे लोग लेके आए जाए जिससे सियासत नेक नाम हो। सियासत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आप निगरान वजीर आजम बनाएं, बिल्कुल, वो और अच्छे आप इलेक्शन अफोर्ड नहीं करवाएं, कर उनका सबका सकते कि एतमाद हो, तो इस पता दफा चले तो कि आप अफोर्ड ही पॉलिटिशियन नहीं कर अपना काम सकते। खुद कर सकते हैं। बिल्कुल जो हमें माशी क्यों सूरत ये हाल, जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जो माशी सूरत हाल है, हमें हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इस दफ़ा के कोई इस तरह के लोग हों जो कि अंडरस्टैंड ना करते हो। शेख साहब, सियासतदानों ने ही चीज़ सारी चीज़ को, मुल्क को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। सियासतदान हैं सर, तैयारी पूरी है इलेक्शन की। एक सवाल ये भी आगे पीछे सुनने को मिल रहा है कि बड़ी खामोशी है इलेक्शन से पहले। नॉर्मली सियासी जमातों के अपने सर्कल्स के अंदर इतनी खामोशी, इतना हुक्का आलम नहीं होता जितना आजकल दिखाई दे रहा है। नहीं, सियासी हलचल जो है आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक कामरान मुर्तज़ा भाई ने कहा है, मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारा जमहूरी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, और उन मुल्कों में जहाँ पे जमहूरियत मजबूत होती है, निगरान सेटअप का तस्वुर ही नहीं होता। वहाँ पे इदारे इतने मजबूत होते हैं। भारत की मिसाल हमारे जी सामने, जी बिल्कुल, भारत के अलावा पूरी दुनिया की में मिसाल। होता है, बहुत बहुत कम ममालिक ऐसे होंगे जहाँ निगरान सेटअप का तस्वर होगा, और आने वाली असम्बली यकीनन इस बात पे गौर करेगी भी, और करना भी चाहिए। हमें अब, हम मैच्योर हो गए हैं, पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से भी ऊपर हो गया है। हमें अब अपने जमहूरी रवैयों को मजबूत करना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो तमाम सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि एक ही पेज पे हैं, और वो इलेक्शन में अपना अपना जो भी उनका हल्का इंतखाबात होगा उसमें काम करेंगी, माँ सिवाय एक जमात के, जो मैं समझता हूँ वो सियासी जमात है ही नहीं। वो आई भी एक लोगों के कंधों पे चढ़ के आई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पैदा किया, और इस्टेब्लिशमेंट के वो फेवरेट थे, लेकिन अब उनको वो सहूलियात हासिल नहीं है, तो इसलिए वो सिस्टम में आना ही नहीं चाहती। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए एक बेहतर वक्त होगा, और हम वे फॉरवर्ड हमारे लिए यही है कि हमें वक्त पे इलेक्शन कराने चाहिए, फेयर फ्री होने चाहिए, जिस पे किसी को इतराज नहीं होना आप चाहिए। कह रहे हैं कि वो सिवाय एक सियासी जमात के, जैसे आप जमात नहीं समझते, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर ले ग्रो, तो सियासी जमात तो खैर उसको कहना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। बट सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा हम मिच्योर हो गए, हम क्या इतने मिच्योर हो गए और हम ये तवक्को रखें कि अभी जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे को हर सियासी जमात इस मुल्क में मान लेगी? मिच्योरिटी का मेरा ख्याल है पहला लिटमस टेस्ट शायद यहीं से हो जाएगा। आप उसको बेशक सियासी जमात कहें, लेकिन मैं उसे सियासी जमात नहीं समझता, मैं उसे एक दहशतगर्द गिरोह समझता हूँ, जिसने जब से सियासत में आया है मुल्क की जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शने की बजाय उसको हमेशा खोखला करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब जो मोहतरम है, वो अगर हुकूमत में हो तो अपोजिशन को नहीं मानते, अपोजिशन में हो तो वो हुकूमत को नहीं मानते। असल बात यह है कि वो कहते हैं कि मेरी ज़ात के इर्द गिर्द पाकिस्तान को घूमना चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान को अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, लोगों ने उनका चेहरा पहचान लिया है। इदारे, कोई भी इदारे हों, वो सारे पाकिस्तान के सियासी जमातों के पीछे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह एक रोशन बाब होगा। नतीजा सब मान जाएंगे सर इलेक्शन का, आप देख लीजिएगा, या केओस होगा? जी, सिवाय एक जमात के सब मान जाएंगी। तो फिर सवाल वही, फिर केओस तो होगा ना फिर? तो देखें, वो जमात ने, उसका तो काम ही क्यास पैदा करना है। वो जब से सियासत में आए हैं, रोज़ अव्वल से, जब आप देख लें 2002 में उनकी एक सीट थी तो उन्होंने कहा था कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, असेंबली तोड़ दी जाए। 2013 में आए तो सड़कों पे आ गए, और उन्होंने जो कुछ 2013 में किया, जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और बदकिस्मती से अगर उनको हुकूमत दिलवाई गई तो 18 से लेकर आज तक पाकिस्तान तरक्की या माकूस की तरफ गया है, आगे की तरफ नहीं बढ़ा, पिछली तरफ ही गया है। माशी तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, खारजा अमूर पे हो, कोई भी मामला उठा के देख लें, हमें पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब इस चीज़ को एंड होना चाहिए। बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ। अब तमाम लोगों को मिलकर, पाकिस्तान के अवाम को मिलकर उन दहशतगर्दों को कंडेम करना चाहिए, और उन्हें सियासत से, वोट की ताकत से बाहर करना चाहिए। अच्छा, दहशतगर्दी की आप बात करें, आपने तो खैर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, कामरान मुर्तज़ा साहब से मईशत, सियासत और फिर सिक्योरिटी, ये 2-3 ही मेजर कंसर्न्स होते हैं, और ये चीज़ें वो होती हैं जो हाउस एंड ऑर्डर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें तीनों ही फ्रंट्स पर चैलेंजेस का सामना है। अभी भी जोब में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक दो जगह पे मैं स्टैट्स देख रही थी कि 52% का इंक्रीज आया है टेररिस्ट इंसिडेंट्स के अंदर, जो कि यहाँ पर पहले मामलात ठीक थे। कैसे देखते हैं सर इस सिचुएशन को? उनके तो तर्जुमान की बात करें, उनकी तो हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, वो लोग तो आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करे, कि पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम दोहा मुआहदे की पूरी पासदारी कर रहे हैं।
देखिए, इसको मामले को बड़े उस पे ब्रॉडर सेंस में देखना होगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, अफ़गानिस्तान जो है वो आपके मतलब के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पे बहाल हुई है तालिबान की। यानी आप जो चाहते थे तकरीबन वो हुआ है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको उसके साथ शिकायतें हैं तो वो आपको बैठना चाहिए, बल्कि इसमें ये भी हो सकता है कि जो पार्टियां या जो अफराद तालिबान पे असर रखते हैं या तालिबान से नज़दीक समझे जाते हैं तारीखी तौर पे, उनको बीच में डाल के इस मामले को सेटल करना होगा। ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको अगर आपको फर्ज कर लीजिए कि अफगानिस्तान के साथ भी इस बात पे नाराजगी मोल ले लें, तो फिर आपके किसी बॉर्डर पे कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ जिसको आप कह सकेंगे कि आपके साथ दोस्त है। हमेशा जो है वो आपका कोई ना कोई बॉर्डर जो है ना वो ऐसा रहता है कि जिसके ऊपर कोई ना कोई मसला मौजूद होता है। तो इस मामले में एहतियात से आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसमें इस तरह से इल्ज़ाम अगर स्टेट में भी आयद कर दिया जाए कि वहाँ से जो है कोई दहशत गर्दी आ रही है, तो मेरा ख्याल है बायस नुकसान होगा। जो कुछ उस वक्त आज अफगानिस्तान में मौजूद है, ये शायद आपकी अपनी मंशा है या आपकी रियासत की मंशा थी, वो मंशा पूरी हुई है। और अगर फिर फर्ज कर लीजिए कि अगर उस मंशा के पूरे होने के बाद भी कोई मसला दरपेश है, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी वो जो है दुरुस्त नहीं थी। तो इसलिए इसके ऊपर फिर बैठिए, ऐसे लोगों को बीच में डालिए जो दरमियानी राह निकाल सकें, और दरमियानी राह निकलने के बाद जो है ना ये मामला पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सके। नहीं, वो लोग बिठा के पीस एग्रीमेंट, सीज फायर्स, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये तो हम बार बार मुतअद्दिद दफ़ा करके देख चुके हैं। 1 साल के अंदर टीटीपी के साथ 2 सीज फायर मुआहदे किए हुए वायलेट किए गए उन्हीं की तरफ से। और फिर जो सूरत हाल है, अगेन जैसे हम कह रहे हैं कि देयर इज अ राइज इन टेररिस्ट इंसिडेंट्स, इस मसले को डील करने का सर इस वक्त कोई तरीका आपको समझ में आता है? अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्पेशल सैंक्शंस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो थी उसमें इजाफा हो गया है जब से काबुल में तालिबान इन प्लेस आए हैं, इन गवर्नमेंट आए हैं। तो फिर ये सारा कुछ पॉइंट आउट तो उसी तरफ करता है। कामरान मुर्तज़ा साहब की बात भी दुरुस्त है कि ये मुआहिदा, ये सारा कुछ वो गवर्नमेंट इन प्लेस जब आई, हम सारे मामले के अंदर ऑन बोर्ड थे, तो हमसे संभाला क्यों नहीं जा रहा सर फिर? देखिए, असल में ज़ाहिर है तालिबान की हुकूमत उधर आएगी तो जो यहाँ के तालिबान होंगे उन्हें तो फैसिलिटेट किया जाएगा, ये तो बड़ी नेचुरल बात है। देखिए, मैं समझता हूँ अगर ये एक वक्त की बात नहीं है खारजा अमूर में, और स्पेशली आप अफगान इशू को लेंगे तो अफगान इशू तो एक हमारे गले में एक हड्डी की तरह अटका पड़ा है और बहुत अरसे से। इसमें कुछ हमारी भी कारस्तानियां हैं, करतूतें हैं जिसने हमें यहाँ तक लेके आए हैं कि हमने बेजा मुदाखलत की है उसके अंदर। बहुत एक अरसा पहले, मैं ये जहाद के टाइम की बात करता हूँ, जब अफगान वॉर को जहाद के तौर पे पेश किया जा रहा था, मुजाहिदीन बनाए जा रहे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है, तो आज बहुत सी हुकूमतों के बाद भी वो मुसीबत हमारे गले पड़ी हुई है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपको अपनी खारजा अमूर को सियासी बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सियासी से मुराद है कि सियासतदानों के हाथ में टोटल बात देनी पड़ेगी, यहाँ के सियासतदान वहाँ के सियासतदानों के साथ मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अफगान इशू को सिर्फ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि अफगान इशू सिर्फ अफगानिस्तान से इस वक्त उधर की प्रॉब्लम्स नहीं उठती हैं, इर्द गिर्द के ममालिक से भी उठती हैं। बहुत से लोगों की अपनी अपनी मफादात हैं जिन्हें लाया जाता है। तो पाकिस्तान को भी दोस्त ममालिक के साथ मिलके अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ, अफगानिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाने के साथ, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के कुछ इदारे ये काम नहीं करेंगे। हमें दोस्त ममालिक को लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना पड़ेगा, और इन्हें शामिल करके फॉरेन पॉलिसी को अपनी बेहतर करते हुए इस मामले से हमेशा के लिए इसे ठीक करना पड़ेगा। आज वहां पे एक ऐसी हुकूमत है जिसे हम भी नहीं मानते और कोई और भी नहीं मानता, तो चल रहे हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जिसे कोई तस्लीम भी नहीं करता, उसके साथ मामलात को चलाना और उसके साथ आगे बढ़ना, ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है। अफगानिस्तान एक मुश्किल तरीन इशू है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने का तरीकाकार फिर मैं कहता हूँ तदब्बर है, और तदब्बर पॉलिटिशियन के पास होता है, उसी की जरूरत है। और मेरे पास वक्त जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म है। इस इशू पे किसी और में नशिस्त में तफसील से बात करेंगे। शेख साहब से बस इस पे एक आखिर में कमेंट ले लूँ सर कि अभी हाल ही में मीटिंग हुई अफगान वजीर खारजा के साथ, यकीन दहानी तो बहुत कराई उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी सरजमीन हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो इसके बरक्स ही कुछ इंडिकेट करता है।
दहशतगर्दों के जो रूट्स, जो जड़ें पाकिस्तान में हैं ना, हमें उन्हें सबसे पहले उखाड़ना होगा। आपको याद होगा कि 5000 तालिबान जो जेलों में थे वो किसने रिहा किए थे, किसने उनको पाकिस्तान में आबाद करने की बात की थी। तो हमें तमाम उन अवामल को ज़ेर गौर लाना पड़ेगा जो इस दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं या सरपरस्ती कर रहे हैं, और तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को और तमाम इदारों को मिल बैठकर इसके खिलाफ एक जंग करनी है। और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस दहशतगर्दी के नाग से पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बचा लेंगे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में तफसील से मजीद बात करेंगे। इसमें बहुत शुक्रिया आपका शेख फयाजुद्दीन साहब सर, आपका आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर कामरान मुर्तज़ा सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने आज हमें वक्त दिया। नुक्ता इतराज़ से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।